का सिविल सर्विस पोइट्री चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो पीटी 365 ये 1 ईयर का कंपाइलेशंस है करंट अफेयर का और सब्जेक्ट है पॉलिटी। आपने पीटी 365 का जो पार्ट फर्स्ट अपलोड हुआ है राज्य व्यवस्था का, उसको आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और वही मोटिवेशंस हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो और अच्छा हो सके और उसमें तरीके से बातें बताई जा सकें, यही कारण है कि हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, सो आप ऐसे ही अपने प्यार को दिखाते रहिए, हम वीडियो आपको देते रहेंगे और 1 बाय 1 सारे सेगमेंट के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, सो पॉलिटी का पहला पार्ट 365 का अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट आज का है, ये पार्ट नंबर 2 है और एक पार्ट और में पूरी की पूरी 1 ईयर का जो कंपाइलेशंस करेंट अफेयर है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटी की। उसके बाद हम अगले पे चलेंगे, अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। ठीक है, संविधान से जुड़े मुद्दे आज का ये टॉपिक चैप्टर है। इसके अंतर्गत है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस की बातें की जा रही हैं। देखिए, क्वेश्चंस का जो ट्रेंड बदल चुका है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपसे बातें पूछ लेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है या इसमें क्या सुधार, क्या बदलाव, कुछ नहीं ऐसा। आपसे पूछा जाएगा कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ है। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये पूछ लेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस है, कौन व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में आता है या उनके क्या की पॉइंट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्यता जो होती है वह एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी हैं के लिए आरक्षण का प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी आती है और जनरल कैटेगरी में कौन व्यक्ति आता है जिसके घर की, परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है, आप ये बात बताएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ और बातें कही गई हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जा सकता। किसको? जो जनरल कैटेगरी के हैं वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन लोग नहीं कर सकते हैं? जिसके पास 5 एकड़ की भूमि है, ठीक है, या 5 एकड़ की कृषि भूमि है, या जिसके पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है, या जिसके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक या उन क्षेत्रों में 200 वर्ग गज के आवासीय भूखंड है। ठीक है, रेसिडेंशियल अगर उनके पास प्रॉपर्टी है ऐसा जिसका कि पैरामीटर 100 वर्ग गज है, तो वो भी इसमें नहीं आएंगे, यानी वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में प्रमुख बिंदु जो कि जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद में आया है, क्या? केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। तो देखिए, अब इसमें क्या है ना कि आपको ये बात पता होगा कि जो भारत है उसमें जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये जो 10% एक्स्ट्रा दिया गया ईडब्ल्यूएस को, तो आप कहोगे कि ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्हीं बातों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। सो आपके जानकारी के लिए ये होना बहुत आवश्यक है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठेगा, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वह क्या जानकारी होनी चाहिए कि केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, नंबर 1। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है, यानी जो 50% वाली कैटेगरी थी उसमें एससी एसटी और ओबीसी आते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि एससी एसटी और ओबीसी आते हैं किसमें? 50% आरक्षण वाले में। इनको एक अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है। और क्या बातें कहा गया है? एससी एसटी जो ओबीसी हैं कि अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है, साथ ही दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। 1992 इंदिरा साहनीवाद के निर्णय में दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी मायनों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी एसटी और ओबीसी जो कैटेगरी के अंतर्गत लोग आते हैं
समुदाय पर भी लागू हुआ था और सामान्य वर्ग पर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है, आपकी जानकारी के लिए ये बातें होना चाहिए कि ये SC ST OBC के लिए 50% की बातें कही गई थी। जो जनरल कैटेगरी है उनको एक अलग कैटेगरी में निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया OBC का सुप्रीम कोर्ट की बातें, जो कि बातें कही गई थी। ठीक है, कुछ यहाँ बातें क्रीमी लेयर से कही गई हैं। क्या कही गई हैं, ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे अधिक है वह आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा। क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार जो प्रयोग है 1971 में या 1971 में संथानम आयोग ने किया था। तो इस आयोग का नाम आप प्लीज़ याद रखना कि संथानम आयोग बहुत इम्पोर्टेंट ये आयोग है, इसका बहुत जगह नाम आता है। आगे भी चलते रहेंगे और देखते हैं कि संथानम आयोग का यूज कहाँ कहाँ है। अगर आपके बातों में वेटेज हो तो आप ऐसी बातों का नहीं कहेंगे, आप ये बात बोलेंगे कि जो क्रीमी लेयर शब्द है वो पहली बार प्रयोग किया गया था 1971 में। कहाँ पे, संथानम आयोग ने इसका चर्चा किया था। और क्या है, इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण के लिए निर्धारित की गई कुछ पहले थी, जो कि हम देख लिए। आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, आगे जो वर्टिकल आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, ये बातें कहा गया था इंदिरा साहनीवाद में, जो कि SC ST OBC है। उसको बार बार रिपीट करें, आप याद रखना। तो उस कंफ्यूजन में मत रहना कि 50% के ऊपर आरक्षण जा रहा है, ये गलत है। नहीं, वहाँ पर SC ST OBC के लिए कहा गया था। SC ST OBC को 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है और किन में बदलाव किया गया है। ठीक, देखिए, शिक्षा और नौकरी की बातें कही गई थी। EWS को 10% जो रिजर्वेशन है वो शिक्षा और नौकरी, एजुकेशन और सर्विस के लिए बातें कही गई थी। तो देखिए, जो आर्टिकल 15(6) है वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए 10% का व्यवस्था करता है। किन के लिए, जो EWS के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 15(4) और 15(5) है उसमें उल्लिखित समुदायों वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। तो 15(4) और 15(5) यह SC ST और OBC के लिए पहले से दिया था। जो 15(6) है इसके अंतर्गत अब EWS आएंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जो SC ST और OBC हैं वो 15(4) और 15(5) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है। जो 15(6) लाया गया है यह EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% का आरक्षण दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए। अब आते हैं 16(6) पे। यह EWS को नौकरी के लिए 10% की व्यवस्था करता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदायों वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद जो 16(4) है उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़रों में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो देखिए, जो आर्टिकल 16(4) है वह SC ST OBC के लिए था। जो 16(6) है वह EWS के लिए है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। SC ST और OBC को पहले से आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी बातें की जा चुकी हैं। जो 15(6) है वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए EWS के लिए लाया गया है। जो 16(6) है वह EWS के लिए 10% नौकरी के लिए है। ठीक है, 10% का व्यवस्था करता है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अपने पास। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, EWS के बारे में क्या बातें हैं। सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है। सो ये सिन्हो आयोग आपको याद रखना है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 2019
ठीक है, कब आया था? 2019 में किया गया था संशोधन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी में ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। ठीक है, 15 कॉस 6 और 16 कॉस 6 को जोड़ा गया है। जो 15(6) है वह है शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु, और जो 16(6) है पदोन्नति और नौकरी के लिए। ठीक है, यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। हालांकि अधिनियम के तहत राज्य सरकार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से भी आता है कि कंपलसरी है कि मिले, तो देखिए ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आरक्षण देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो जो रिजर्वेशंस की पहल है, कहीं कहीं होता है कि जो राज्य सरकार है उसमें कुछ संशोधन कर देता है कि भाई हम इनको स्पेशल देना चाहते हैं या इनको हम आरक्षण नहीं देंगे। उसमें होता क्या है कि जब किसी जन समुदाय के लोग, स्पेसिफिक लोग किसी पद पर उनका अभाव होता है या उनकी संख्या में माइनॉरिटीज़ होती है, तो वहाँ पे जो राज्य सरकार है उनको वहाँ पर बराबरी का मौका देने के लिए, ताकि उनके जो लोग हैं गांव में, शहरों में, उनको भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल सके, उनकी भी बातों को सुनवाई हो सके, तो वहाँ पर जो राज्य सरकार है वह स्पेशल्स उनको आरक्षण दे सकता है। तो आरक्षण की बैकग्राउंड ये है, इसलिए राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो आरक्षण देगा या नहीं। नियम जो है वो बातें बता दी गई हैं, हालांकि राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं है, वो इसमें संशोधित भी करके कभी दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है, इसमें कुछ संशोधन भी कर सकता है वो। ठीक है, तो सॉरी, देखिए तो ये रहा पूरा कंप्लीट मामला जो कि हमने ईडब्ल्यूएस के तहत देख लिया। ये क्यों आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को सही ठहराया था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए उपवर्गीकरण। ठीक है, क्या है यह मामला? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को फिर से विस्तारित किया है। यह आयोग के कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये मुद्दा ये है कि ओबीसी में जो लोग आते हैं उसमें कुछ लोग अति गरीब व्यक्ति हैं, कुछ लोग मध्यम में हैं, कुछ लोग एक अच्छी लाइफ को स्टैंड करते हैं। तो उसके कैटेगरी को पहचान करने के लिए कमेटी बनाई गई है। सो उसी से जुड़े मुद्दे को हम लोग इस पे देखेंगे। ठीक है, इस आयोग का जो गठन 2017 में किया गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत किया गया था। तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद 240 सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो जो आर्टिकल 240 है ये एक बात कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो जन समुदाय, सामाजिक जो वर्ग सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। तो उसी के अंतर्गत किया गया। तो 340 भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ देखना है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, एनसीबीसी ने ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। वो कौन था? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी ग्रुप ए। इसमें वे वर्ग समुदाय, जस्ट वेट, शामिल होंगे जो ओबीसी के भीतर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इसमें आदिवासी जनजाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु जनजातियां शामिल हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसाय में जीवन यापन करते हैं। एक है अधिक पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास, एमबीसी ग्रुप बी। इसमें वह व्यवसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसाय के साथ जीवन यापन करते हैं। तीसरा नंबर है बीसी ग्रुप सी, बैकवर्ड क्लास ग्रुप सी। इसमें वह वर्ग शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ, उन्नत जीवन जी रहे हैं, उनके एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो जो ओबीसी है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में कैटेगराइज करने के लिए जो समिति है वो बनाई गई है। ठीक है,
एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्यों संघ शासित प्रदेशों जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उपवर्गीकृत किया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण, क्या बात कहा गया है। देखिए ये भी लाइन आप याद रखेंगे कि जो एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्य संघ शासित प्रदेश हैं जो कि राज्य सरकार ने स्वामित्व वाले संस्थानों में जो ओबीसी हैं उनके उपवर्गीकरण को इन्होंने कैटेगराइज पहले से कर दिया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, ठीक है ना। उसमें राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टेट पीसेस के लिए भी काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव को अधिसूचित या तुरंत जारी करने का निर्देश दिया। मुद्दा भी बहुत कभी छाया हुआ था न्यूज में, सो यहाँ पर भी इसको कवर किया गया है। उपयुक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243U 243U के प्रावधानों के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 243U के अनुसार किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न हो जाना चाहिए, जो कि 243U बोलता है। न्यायालय ने कहा कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य रूप से ट्रिपल स्टेट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों की कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। सो इस बेस पर कौन सा? कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 के आधार पर हाई कोर्ट ने यह बात बोला था कि तत्काल चुनाव कराया जाए बिना किसी आरक्षण दिए ओबीसी कैटेगरी को। जब तक इसमें एक नया फैसला, नई बातें नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराते रहना है। और दूसरी बात 243U क्या कहता है कि किसी भी नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न हो जाना चाहिए। तो 243 के भी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रिपल स्टेट शर्तें निम्नलिखित क्या बातें हैं? प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो बातें कही गई हैं कि बिना आरक्षण दिए आपको चुनाव करा देने हैं, फिलहाल इलेक्शंस करा देने हैं, क्यों? क्योंकि जो कमेटी बनेगी, कमेटी ये भी तो देखेगी ना कि जो इंदिरा गांधी साहनी वाला आया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, किनको? ओबीसी, SC ST। तो ये भी तो फिल्टर करना पड़ेगा कि जो आरक्षण आप दे रहे हो 50% से अधिक नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसमें और संशोधन करिए, 50% तक लिमिट को लाकर दिखाइए आप, ठीक है। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल स्टेट आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके लिए किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान स्थानीय निकायों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो पूरा हमने प्रॉपर व्यवस्था देख लिया, प्रॉपर बातें हमने देख लिया कि क्या बातें हैं और क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये राज्यसभा टीवी जितने भी एक लोक प्रसिद्ध है चैनल्स हैं करंट अफेयर के माध्यम में, वहाँ पे यूसीसी का काफ़ी चर्चा हुआ है। सो आई होप कि इस पर हमें अच्छे से बात आज करनी चाहिए, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। यूसीसी के बारे में देखेंगे, ये मामला इसलिए आया हुआ, ये कारण था, इसलिए ये हाईलाइट हुआ है। अब यूसीसी क्या है इसको देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, ठीक है, कस्टडी, जो गोद लेने की प्रथा है, एडॉप्शंस, और जो इनहेरिटेंस यानी विरासत में जो लोग पाते हैं अपनी प्रॉपर्टी या जो भी उनका अपना कल्चर होता है के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। तो जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वह किन किन क्षेत्रों पे अप्लाई होगा? तो विवाह पे, तलाक पे,
ठीक है, कस्टडी पे, एडॉप्शंस पे, इनहेरिटेंस पे ये लागू होगा, क्योंकि अलग अलग धर्मों के अपने विवाह का अलग तरीका है, जुड़ने का, अलग होने का। ठीक है, तो ये एक देश और एक नागरिकता और एक कानून सब पे रहे, इसकी बात ये करता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता में संविधान जो संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के जो नीति निषेध डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के जो नीति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये बाध्यकारी अभी तक तो नहीं है। जो हमारा नीति निदेशक, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, वह बाध्यकारी तो नहीं है, कानूनी रूप से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जो यूसीसी की बात है वह आर्टिकल 44 में कहा गया है। ये बात याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 44 है, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, यह किसके अंतर्गत अभी तक है? ये डीपीएसपी के अंतर्गत अभी आता है, जो कि ये भी बात कहा गया कि इसको आप कानूनी रूप से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको शासन के आधार से आप डंडे के बल पर अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, तो उसी की बात एक कहा जा रहा है कि इसको ऑफिशियल किया जाए, इसको कानूनी रूप दिया जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर यह आ जाता है कि समान नागरिक संहिता का जो संबंधित प्रावधान है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 है, जो कि डीपीएसपी है। ठीक है ना, इस प्रकार यूसीसी संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है, वही बात हमने किया। साथ ही वैयक्तिक कानून यानी पर्सनल लॉ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत कानून है, ठीक है, जो व्यक्तिगत कानून है हमारा अपना पर्सनल किसी रिलीजन्स को पाके जो कानून है, ठीक है, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और समवर्ती सूची जो होता है वह राज्य आपने अनुसूची जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में अनुसूचियों का चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो यूसीसी है, अब यूसीसी का जो क्वेश्चंस आ सकता है वहाँ पर 7th शेड्यूल से भी क्वेश्चंस वहाँ पे मिलाकर बातें की जा सकती हैं कि अनुसूचियों का चर्चा जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, ठीक है, और जो संघ सूची है, यहाँ पे किस अनुसूची में इसकी बात की गई, तो शेड्यूल 7 में बात किया गया है, तो क्वेश्चंस वहाँ से भी बन सकता है। तो अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया, बहुत अच्छे से बातें किया है 7th शेड्यूल के बारे में, क्योंकि वहाँ पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ही वहाँ पर था। ठीक है, तो प्लीज़ आप सारे वीडियो को रिलेट करके देखिए, हम एक सीरीज के साथ सिंक्रोनाइज करके चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो यूसीसी है ये क्या कह रहा है कि संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है, हमने देख लिया। जो व्यक्तिगत जो पर्सनल लॉ है वो समवर्ती सूची का भाग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करके, संशोधन करके फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको समवर्ती सूची से निकाल कर फिर आपको यूसीसी में लाना पड़ेगा, जो कि कानूनी रूप से इसको रूप देना पड़ेगा। ठीक है ना, भारत में वैयक्तिक कानून की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक वैयक्तिक कानून और कानून ही उन पर लागू होते हैं। उन्हें कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक भरण पोषण यानी एडॉप्शंस 1956। ठीक है, इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल हैं। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 यानी 39 जैसे कानून में स्पष्ट रूप से मान्यता दिया गया है। तो इतने सारे करिकुलम है जिसको कि संशोधन करके यूसीसी के अंतर्गत लाना पड़ेगा। ठीक है, यूसीसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, शाह बानो वाद 1985 की अगर बात करें तो यह जो वाद है, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो समानता का अधिकार है, ठीक है, अब समानता के अधिकार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हिंदू समुदाय की
महिला हैं। अब उनका अगर विवाह विच्छेदन है तो उनका एक अलग तरीका है। जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे जो विवाह विच्छेदन की बात है वहाँ पे एक अलग तरीका है, ठीक है। अब जो मुस्लिम समुदाय की महिला है वो ये बात तो कह सकती है ना कि भाई जो हिंदू समुदाय की हमारी बहन है उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है कानून के रूप में, और हमारे साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है कानून के आधार पे। तो जब एक देश है और यहाँ पे सबको समान नागरिकता है और समानता का अधिकार जब सबको बराबर दिया गया है, तो फिर कैसे एक लोग के साथ एक अलग व्यवहार कानूनी किया जा रहा है और किसी और के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है कानूनी रूप से? आपस में विभेद हो गया ना। जब समान देश है, समान नागरिकता है, सबको अधिकार समान मिला है, तो फिर ये कानून का अलग अलग रूप से सब पे अप्लाई क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं जो समानता का अधिकार है उसका विरोध हो रहा है ना। तो उसी विरोध को पाकर इसको अगर लॉजिकल तरीके से आप समझेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ भी रटने का, कुछ भी बहुत ज़्यादा समझने की बातें नहीं हैं, ठीक है। अगला क्या है? श्रुति जार्डन डेंगदेह बनाम एस चोपड़ावाद 1985। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ठीक है, जो कि मैंने बात अभी किया। सरला मुद्रल वाद 1995 1995। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैवाहिक अंतर्विरोध को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करने की बात कही गई थी। तो हमने यूसीसी देख लिया कि यूसीसी क्या है, ठीक है। अगर इसमें और भी आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा बातें करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम आपको स्पेशली वहाँ पर कमेंट के जरिए आपकी भाषा में बताने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जिस भी भाषा में सामर्थ्य हो, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिसमें भी आप समझना चाहें, ठीक है। भारत कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं, उदाहरण के लिए जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके तहत अंतर जाति विवाह को भी कानूनी मान्यता दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1980 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है, ठीक है। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से यूसीसी नहीं है। अगर आप गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर उसको भी आप बहुत विस्तार और बहुत गौर से पढ़ेंगे ना, तो ये भी बहुत समान रूप से नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसे आंतरिक प्रावधान है जो कि महिलाओं पे अप्लाई होता है कि एक एज के बाद अगर वो बच्चे को जन्म नहीं देती हैं या लड़के को जन्म नहीं देती हैं तो अगला व्यक्ति कुछ और शादियां कर सकता है। तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वीडियो छोटा भी करना है और अपने टॉपिक से हट के बात नहीं करना है। कभी अब गोवा की बातें होंगी तो उस पर बातें किया जाएगा। हालांकि आप इसको देख सकते हैं कि जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके कमियाँ क्या हैं और खूबियाँ क्या हैं, ठीक है। तो हम अपने पॉइंट पे ही रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद पुर्तगाली नागरिक संहिता 1967 को यहाँ जारी रखा गया। ये जो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1967 है ना, यही यूसीसी का रूप लिया हुआ है, ठीक है। यह संहिता सभी गोवा वासियों को पर लागू होती है और चाहे वह किसी भी धार्मिक और निर्जाति समुदाय से हों, ठीक है। हालांकि पुर्तगाली जो संहिता है पूर्ण रूप से यूसीसी नहीं है। क्यों? वही हमने बात बोला ना कि इसमें बहुत सारी कुछ कमियां हैं जो कि महिलाओं में विभेद का बात करता है, ठीक है ना। तो अब उसको पढ़ेंगे तो बात जानेंगे। फिलहाल इसको हम सीमित करते हैं इतना। हमारे नॉलेज के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए जो एग्ज़ाम का व्यू है इसी से बनेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह किसका रूप है, किसको इस रूप में कन्वर्ट किया गया है? तो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867। आपको ये बात रटा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट स्पीच का, ठीक है। क्या है हेट स्पीच? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के दर्ज कानूनी मामलों का लगभग 500% से अधिक वृद्धि को पाया है। हेट स्पीच के बारे में क्या है ये? हेट स्पीच भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा
बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता जो कि आईपीसी की धारा 153 ए और 295 295 ए आदि का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये बातें देखिए आपको याद रहे कि इसका कोई कानूनी परिभाषा नहीं दिया गया है। हालांकि अभी जो हेट स्पीच है वह हेट स्पीच आईपीसी का सेक्शन 153 ए और 295 ए के अंतर्गत इसको डील किया जाता है। ठीक है, हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि चित्र के रूप में भी हेट स्पीच आता है, कार्टून के रूप में भी, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भी प्रसारित किया जा सकता है किसी के विरोध में। ठीक है, हेट स्पीच से संबंधित कुछ कानून क्या है? संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 19(2) है, सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। अब किसी को हम कोई भी अभद्र बात कर रहे हैं जो कि अगले को बुरा लग रहा है, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि मुझे आर्टिकल 19(2) के तहत बोलने का अधिकार है, कुछ भी स्वतंत्र रूप से कहने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोक व्यवस्था को अगर हम हानि पहुँचा रहे हैं बोलकर, तो हम हेट स्पीच के अंतर्गत आएंगे, वो 19(2) के अंतर्गत नहीं आएंगे। सदाचार और नैतिकता के विरोध में अगर बातें कर रहे हैं तो भी हम हेट स्पीच के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है और आई होप कि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1980 जो कि है, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्शंस की बातें की गई है, 153 ए, 295 ए। तो क्या है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, विभिन्न धाराओं जैसे कि 153 ए, 153 बी, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध का प्रावधान करते हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनको 153 ए, 153 बी और 298 के अंतर्गत डील किया जाता है हेट स्पीच को या ऐसे वक्तव्यों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति की चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करता है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करता है, दोषी पाया जाता है। ठीक है ना। धारा 123(3)A और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, साथ ही इन व्यक्तियों को प्रतिबंधित भी करती है। तो जिसमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती है उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। वो सेक्शंस कौन सा है? 123 कॉस 3A और धारा यानी सेक्शंस 125। आगे चलते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 यानी 1955, धारा 7 इसका क्या कहता है के तहत लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने वाले या उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वह है राजद्रोह। ठीक है, सेडिशंस, ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो इसको भी देखते हैं बहुत विस्तार से। जस्ट वेट। सो क्या है जो राजद्रोह है, ये सुर्खी में क्यों बना हुआ है? देखिए, क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसके जो की पॉइंट है बातें वहीं से आती हैं। तो ये मुद्दा क्यों उभरा है, ये एक भूमिका पता होना चाहिए, तब हम लिंक कर पाते हैं मुद्दे से। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A और 152 को वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान को पुनर्विचार नहीं करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य आया है कि जो आईपीसी की जो धारा 124A और 152 है, इसको तब तक के लिए स्थगित करिए जब तक कि
इस पर केंद्र सरकार तरीके से फिर से पुनर्विचार नहीं कर लेती और 124A और 152 के तहत जो राजद्रोह है वह किसी को राजद्रोह के अंतर्गत इसके लाया जाता है। ठीक है। राजद्रोह के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह एक ऐसा अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, जो कि लिखित रूप से, मौखिक रूप से, संकेतों या दृश्यों से घृणा या अवमानना का अप्रतीत पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है, उसको लिया जाता है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशस्त यानी नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है। आरोपी व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य न्यायालयों में पेश होने की आवश्यकता होती है। ठीक है। 2018 में भारतीय राज्य विधि आयोग LCI एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई कि अब समय आ गया है कि जो देशद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए और उसे निरस्त कर दिया जाए। ठीक है। इससे जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं जो कि हमारे रिकॉल पावर में काफ़ी बूस्ट करेगा। 1837 ब्रिटिश इतिहासकार राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था। इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। अगर इसके राजद्रोह के इतिहास की बात करें तो उसका शुरुआत 1837 से होता है। ठीक है। 1860 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता IPC के तौर पर होने वाले राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था। 1870 क्या कहता है? सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन द्वारा IPC की धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा गया था जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसका 1891 क्या कहता है? जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। तो हमारे एग्जाम के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि स्टेट पीसीएस में बातें पूछ सकता है कि जो 1891 में, ठीक है, जो बंगभाषी अखबार था उसके संपादक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जोगेंद्र चंद्र बोस। देखिए वो बातें पूछा जा रहा राजद्रोह से, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक कंटेंट है तो बातें यहाँ से भी आ सकती हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल के विरोध में इन्होंने एक लेख लिया था जिसके अंतर्गत इनको राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1921 क्या कहता है? इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा है। यानी राजद्रोह के मामले में इतने हमारे जो भारत के नायक हैं उनको भी पीड़ित किया गया था। भारतीय नेता संविधान से राजद्रोह कानून को हटाने में सहमत हुए थे। राजद्रोह 1949 जो है वो क्या कहता है? राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि IPC की धारा 124A बनी हुई है। तो कुछ ऐसा भी कारण है कि भाई हमारे संविधान का भाग नहीं है तो इसको भी हटा दिया, जिसको भी क्यों प्रत्यक्ष रूप से रखा गया है। ठीक है। देखिए इसमें इसके ना अगर अपवाद की बात तो बहुत सारी बातें ये कहा जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है कहीं ना कहीं अपने सत्ता और अपने पॉलिटिक्स को भी सिद्ध करती है। इसके अंतर्गत किसी को ला करके भाई बोलने की आज़ादी नहीं, कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, तुरंत उसको राजद्रोह में सम्मिलित कर दिया जाता है। और ऐसा रिपोर्ट भी आया है जो लोगों को राजद्रोह के अंतर्गत, ये आप लोकसभा का अगर टीवी जो फॉलो करते हैं, राज्यसभा टीवी, अब उसको संसद टीवी के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पर ये बातें एक प्रतिष्ठित मेंबर के द्वारा कहा गया था कि जितने लोगों पे राजद्रोह चलाया गया है, अगर उसको तरीके से बारीकी से जो रिपोर्ट आई थी उस पर बात ये कहा गया है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को गलत पाया गया था, कि उनको गलत फंसाया गया है, वो राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते थे। ठीक है। 1951 क्या कहता है? नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया था। ठीक है।
1962 क्या है, केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था। 1974 है, इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124 ए को संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया था, जो कि पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। राजद्रोह कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है, केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार या उसके प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी विरोध आप उसी हद तक कर सकते हैं, उसी एक लिमिट तक कर सकते हैं जहां पर वो जो आपका विरोध है वह लोक व्यवस्था को हानि न पहुंचाए, दंगा को न उकसाए, दंगा का स्थिति न पैदा कर दे, तो वहां तक आप विरोध कर सकते हो। केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, आगे देखें, पी अल्वी बनाम केरल राज्यवाद 1982। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और ये हमारे अवेयरनेस, हमारी जानकारी के लिए भी काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब मुद्दे हैं जो कि हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसने इसको देख लिया। और राजद्रोह के अंतर्गत कौन सा धारा आता है, तो आईपीसी का 124A आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशंस। ठीक है, क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थिति में ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये किसका वक्तव्य है, तो यह वक्तव्य जो है सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई वक्तव्य आते हैं तो या तो चर्चा का मुद्दा बन गया, बहुत हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है, तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अपने रिकॉल में रखना चाहिए। ठीक है, क्या तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इसका कारण इसका संयमित तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी राज्य सरकार को एक पावर देता है, कोई स्पेशल पावर देता है जो कि राज्य सरकार को थोड़ा सा संभल कर और उचित तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशंस केवल लोक व्यवस्था के भंग होने के स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, न कि कानूनी और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। तो आप अगर क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस है किस पे लागू होता है या किस अवस्थिति पे लागू होता है, तो जब किसी राज्य, किसी जगह, किसी जिला, किसी भी स्थिति में जब लोक व्यवस्था खराब होती है ना, तब प्रिवेंटिव डिटेंशंस को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, क्या सजा का प्रावधान है, उसको भी देखेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशंस में आपको बात याद रखना है कि लोक व्यवस्था खराब होने पर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत लाया जाएगा, न कि कानून व्यवस्था पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेना। ठीक है, अगर प्रशासन को आभास हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति आने वाले समय में कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी मोमेंट है जो कि अशांति लोक व्यवस्था को खराब कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, जो कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, ऐसे व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु डिटेट यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है। ठीक है, गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ कुछ संवैधानिक सुरक्षा पायो क्या है, जो आर्टिकल 22(1) है वो क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया। यानी जो आर्टिकल 22(1) है वह कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आप उसको कारण बताओ, उसके बाद उसको आप गिरफ्तारी करोगे, और जब गिरफ्तारी आप कर लेते हो तो उसके रुचि के वकील से परामर्श
या बचाव का पूरा आप मौका देते हो, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 22(1) के तहत नागरिकों को दिया गया है। 22(2) क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक के समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 22(3) क्या कहता है? उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या संघ लोक सेवा आयोग बना सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि 22(3) क्या कहता है। जो ये 22(1) और 22(2) की बातें कही गई हैं, उसको 22(3) क्या कहता है कि उपयुक्त 22(1) और 22(2) जो आर्टिकल है वो लागू नहीं होगा किन पर? जो व्यक्ति भारत किसी शत्रु देश का नागरिक होता है। ठीक है, तो उसको बिना बताए गिरफ्तार करोगे और उसको 22(1) के तहत कोई आज़ादी नहीं दी गई है, और 24 घंटा और मजिस्ट्रेट का जो प्रावधान है उस पर लागू नहीं होगा अगर वो किसी शत्रु देश का व्यक्ति है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। या तो शत्रु देश का व्यक्ति हो तो उसको 22(1) और 22(2) लागू नहीं होगा, या प्रिवेंटिव डिटेंशंस के कानून के तहत गिरफ्तारी किया गया है तो भी उस पर यह बात लागू नहीं होती है। 22(4) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंस यानी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है जो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 22(7)(b) में अनुच्छेद 22(4) का अपवाद दिया गया है। वो क्या है? 22 Clause 7(b) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के राय के बिना 3 महीने की अवधि समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है। ऐसे डिटेंशंस की अधिकतम अवधि कितनी होगी और परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग, ऐसे मामले जिन पर कानून लागू हो सकता है। तो हमारे लिए जो आर्टिकल 22(1) 22(2 है ये इम्पॉर्टेंट है। 22(3) जो कहता है कि ये 22(1) और 22(2) किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 22(4) हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसको हम देखें और बार बार रिपीट करें तो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशंस निवारक निरोध के लिए आधार क्या क्या दिए गए हैं? राज्य की सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू किया जा सकता है। भाई कोई व्यक्ति है जो कि लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो उसके लिए लागू किया जाएगा ताकि राज्य की सुरक्षा बनी रहे। विदेश मामलों या भारत की सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपूर्ति और आवश्यक सूचनाओं सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों के लिए। तो ये आधार हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी या हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तारी या हिरासत के लिए लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, जो कि आर्टिकल 22(3) कहता है, जो कि हमने उपरोक्त में देखा। निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशंस के प्रावधान किए गए हैं। क्या है? जो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC है उसमें कहा गया है बातें। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में कहा गया है। ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि में भी बातें कही गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC भी जो है धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशंस की गिरफ्तारी का प्रावधान करता है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाती है ना, वो CRPC की जो धारा 151 है इसके अंतर्गत की जाती है। CRPC की धारा 151 के अनुसार यदि पुलिस को लगता है कि किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है ना। तो आई होप कि आप ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि सरल भाषा में आपसे बातें की जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के प्रमुख निर्णय AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 50 न्यायालय के ने अनुच्छेद 22(5) में स्पष्ट प्रावधानों के कारणों प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिनियम को स्वीकृति दी थी। ठीक है,
सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होते हैं। तो आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) और आर्टिकल 22(3) आपको याद रखना है। इससे जुड़े अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको छूटने नहीं चाहिए। ठीक है। सो आप ये प्लीज़ इसको देख लेना, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, हमें इस पर भी ध्यान देना है। अभी एक चैप्टर और बचा है जो कि इसी वीडियो में कवर करना है, तो हम चलते हैं आगे। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, अनफॉलो एक्टिव प्रिवेंशंस एक्ट, ऊपा याद रखना है। ठीक है। सुर्खियों में क्यों है? केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को ऊपा 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो अगर स्टेट PCS, हालांकि UPSC पे तो नहीं, स्टेट PCS में अगर आता है कि किसी संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाता है किस अधिनियम के तहत, किस कानून के तहत, तो आपको याद रखना है कि ऊपा UAPA 1967 के अंतर्गत गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाता है। ऊपा 1967 को व्यक्तियों और संगठनों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियम किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनमें जुड़े मामलों से निपटने से संबंधित है। यह अधिनियम व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को जो भारत के राज्य क्षेत्र की किसी भाग, अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती है, तो भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करती है, तो गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। ऊपा के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस या राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा की जाती है। यानी इसमें राज्य पुलिस को भी अधिकार है और NIA को भी अधिकार है। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चंस में कुछ बदलाव करता है कि राज्य पुलिस की जगह किसी और कर देता है, तो आपको याद रखना है कि राज्य पुलिस भी यहाँ पर है। यह जैसे कि अगर आसफा की बात करें तो वहाँ पर राज्य पुलिस को अधिकार नहीं है, राज्य पुलिस को अधिकार कोई पावर नहीं दिया जाता है, लेकिन ऊपा के अंतर्गत है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। यह प्रतिबंध व्यक्ति संगठन को अधिकरण के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करती है। अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप अपने मामले को कोर्ट में भी ले जा सकते हो और अपने साक्ष्य को रख सकते हो, अपनी बातों को कह सकते हो। ठीक है। अधिनियम की दायरे को बढ़ाने के लिए 2004, 2008, 2012, 2019 में संशोधन किए गए थे। ऊपा 2019 संशोधन के कुछ वितरण क्या है? आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह आतंकवादी गतिविधियों के अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है। दूसरा क्या है? आतंकवाद के लिए तैयारी करता है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चौथा क्या है? किसी अन्य प्रकार के आतंकवाद में शामिल होता है। तो केंद्र सरकार को ये पावर है कि आपके संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। NIA द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी। जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक ADG से पूर्व मंजूरी जरूरी है। NIA द्वारा जांच DSP और ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है। यह अधिनियम NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामले की जांच करने का अधिकार देता है। कन्वेंशंस क्या है? यहाँ ये इंपॉर्टेंट हमारी UPSC के लिए हो जाता है। ठीक है। यहाँ से तो मैटर स्टेट PCS बनेगा, ये हमारी UPSC के लिए हो जाता है कि मूल अधिनियमों के तहत 9 संधियों के सूचीबद्ध किया गया है। इसके आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997, बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन 1989 आदि शामिल हैं। ऊपा अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद संबंधित कृतियों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोन टैपिंग। ठीक है। क्या है? हाल ही में 2019 में राजनीतिक नेताओं ने फोन टैपिंग करने के लिए IPS अधिकारियों की जांच की जा रही थी। फोन टैपिंग के बारे में परिभाषा
क्या है इसके बारे में। फ़ोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यम से इंटरनेट आधारित संचार या फ़ोन की निगरानी करने में, ठीक है। फ़ोन टैपिंग शब्द का अर्थ वायर टैपिंग, लाइन टैपिंग, इंटरसेप्टर ऑफ फोन यानी फ़ोन कॉल की बातचीत को सुनना भी इसके अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्ड के आविष्कार के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। फ़ोन टैपिंग करने हेतु आधार क्या क्या दिए गए हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की बात है तो किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के हित में ये उचित है। दूसरे शब्दों में, साथ ही मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने को रोकने के हित में फ़ोन टैपिंग किया जा सकता है। प्रेस के लिए अपवाद, केंद्र या राज्य में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रसारण को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो इसके अपवाद में आते हैं प्रेस, ठीक है। मीडिया, भारतीय तार अधिनियम 1885 क्या है। फ़ोन टैपिंग की शक्ति, भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आप याद रखेंगे, भारतीय तार अधिनियम, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, भारतीय तार अधिनियम 1885 यह केंद्र और राज्य सरकार को फ़ोन टैपिंग का अधिकार देता है, लेकिन उसके अपने कुछ कारण हैं कि इन कारणों के अंदर राज्यों में पुलिस को फ़ोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है। केंद्र में 10 एजेंसियों को फ़ोन टैप करने के लिए अधिकृत किया गया है। कौन कौन सा, आईबी को, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ठीक है, सीबीडीटी, एनआईए, रॉ और सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली आयुक्त को, ठीक है। किसी अन्य एजेंसी द्वारा फ़ोन टैप करना अवैध माना जाता है। तो आप ये भी याद रखना कि अगर इनसे बाहर अगर केंद्र सरकार के कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको अवैध माना जाएगा, ठीक है। सीबीआई, आईबी, ईडी, एनसीबी, सीबीडीटी, रॉ जैसे, एनआईए जैसे एजेंसियों को ही टोटल 10 हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थाएं जिसको कि फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार है। फ़ोन टैपिंग करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किसको है। भारतीय तार संशोधन अधिनियम 2007 के नियम 419(a) के अनुसार फ़ोन टैपिंग के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों के समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और को नहीं किया जा सकता है पावर इसके आदेश देने को। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप से प्रदान करनी होगी, इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या बात कहा जा रहा है। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता, जो सेवा प्रदाता है कॉलिंग का, फ़ोन का, जो भी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, प्रदाता को लिखित रूप से प्रदान करनी होगी। उसके बाद ही आप इसकी टाइपिंग किसी की कर सकते हो, ठीक है। विदाउट सेवा प्रदाता के परमिशंस के आपको ये अधिकार नहीं है, ठीक है। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव हैं, अगर कुछ आवश्यक वैसी नेसेसरी परिस्थितियां आ जाती हैं तो इनसे छोटे या इनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति भी आदेश दे सकता है। हालांकि इस तरह का आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ही सूचित किया जाना चाहिए। ये जो राइट टू फॉरगेटन है ना, ये काफ़ी चर्चा बना हुआ है और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है निजता का अधिकार इसमें, और फिर आगे चलकर जो ये भूलने का अधिकार वो निजता में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो समझना बहुत नेसेसरी है और ये चर्चा में काफ़ी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यह क्या है। भुला दिए जाने का अधिकार, फॉरगेटेन, राइट टू बी फॉरगेटेन, RTBF, ठीक है। आगे इसका इस्तेमाल होगा इस शॉर्ट वर्ड का, तो आप इसको याद रखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपत्ति से जुड़ी जानकारी को हटाने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगेटेन क्या है।
आरटीबी वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रारंभिक नहीं रह जाती है। यानी पूरी बातें देखिए, ये कहा जा रहा है कि किसी भी पर्सनल जानकारी को, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक जानकारी, पर्सनल जानकारी को उस समय के बाद हटा देना चाहिए जब उसका किसी थर्ड पार्टी को जानने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे कि मुझे किसी भी क्राइम में, किसी भी अपराध में दोषी ठहरा दिया गया, उसके लिए कोई ब्लॉग आ गया, गूगल पे कोई अपडेट आ गया, कोई ब्लॉगिंग आ गई, कोई भी उस पर अपडेट आया हुआ है, कोई जानकारी है, और मैं आने वाले समय में अगर दोष सिद्ध नहीं होता हूँ, मैं सही साबित हो जाता हूँ, और वो जो डाटा मेरे बारे में अभी भी मुझे वहाँ गुनहगार दिखाया गया है, तो ये तो गलत है हमारे साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने की बातें कही जा रही हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा मामला यही है कि जब कोई ऐसा व्यक्तिगत जानकारी जो कि किसी थर्ड पार्टी को ज़रूरत नहीं है उसका जानने का, तो उस समय सीमा के बाद उसकी सारी जानकारी हटा देनी होगी। ठीक है, सर्च इंजन से, डेटाबेस से, वेबसाइट से या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म से हटा देनी होगी। तो पूरा का पूरा मामला देखिए यही है। ठीक है, हालांकि आरटीबी एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जीडीपीआर के तहत यूरोपीय संघ के एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों में अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है। 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेना। हम बस इंडिया और इंडिया के रिलेवेंट कंटेंट पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि विशेष रूप से राइट टू बी फॉरगॉटन को प्रावधान देता हो। भारत में ऐसा भुलाए जाने के अधिकार का ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको निजता के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, समानता के अंतर्गत लाया जाता है और भेदभाव न करने के अंतर्गत उसको लाया जाता है। भुला दिए जाने का अधिकार जो है, ठीक है, RTBF यानी राइट टू बी फॉरगॉटन बनाम निजता का अधिकार, इसको बस आराम से समझ लीजिए, अब आगे आपको डाउट इसमें नहीं होगा। निजता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है। निजता का अधिकार ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक नहीं होती है, वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर RTBF में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुंचने का अनुमति नहीं है। देखिए, यही बातें हम कर रहे थे ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हाईलाइट हुआ तो उसके बारे में वो जानकारी आ गई, जो भी उसका पर्सनल डेटा था सोशल मीडिया पे, किसी भी सर्च इंजन पर है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन जब वो अपने को दोष सिद्ध कर लेता है कि भाई हम दोषी नहीं हैं, दोष सिद्धि में साबित हो कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए वही जो पिछला डाटा अभी अवेलेबल है, तो उसी बातों को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे निजता अप्लाई हो रहा है ना भाई, किसी का व्यक्ति का अपना पर्सनल जानकारी को सार्वजनिक क्यों करेगा, उसका मर्जी नहीं है। तो अगर वो क्राइम नहीं किया है, अपराधी नहीं है, या वो चाहता है कि हमारी जानकारी को मीडिया में न डाला जाए, लोगों के नज़रों में न डाला जाए, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा मामला ये है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में ऐसा भी कोई कानून नहीं है इसके लिए, लेकिन इसको निजता के अंतर्गत लाया जाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा है हम ये भी देख लेते हैं कि KS पट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के इतिहासवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन कुछ प्रतिबंधों के अधीन इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य हो: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग के लिए, कानूनी दायित्वों के निर्वहन करने के लिए,
सार्वजनिक हित या लोक व्यवस्था हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, सार्वजनिक हित या लोक व्यवस्था हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जनहित में सूचना का संरक्षण करने के लिए, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य से या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए, कानूनी दावों को अमल में लाने या क्रियान्वयन और कानूनी पक्ष रखने के लिए। ठीक है, आपको आई होप कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस इसके टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा, माइनॉरिटी स्टेटस की जो बात है क्या है, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक के अधिकारों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। ये जो लाइनें होती हैं ना, ये सीधे सीधे स्टेट पीसीएस में आ जाती हैं, संघ लोक सेवा में भी कभी कभी एकदम सीधे आ जाती हैं, तो आपको याद रखना है बिल्कुल और इसको नोट करना है। ठीक है, अल्पसंख्यक के अधिकारों का जो बात है वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की बात करता है। ठीक है, हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है प्रारंभिक में, आपको याद रखना है। यह किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है ना, इसको रखा गया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम 2004 बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, सरना धर्म के लिए मांग क्या है। झारखंड, उड़ीसा, असम सहित 5 राज्यों के विभिन्न जनजाति समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को सरना धर्म के रूप में मान्यता प्रदान कर दे। ठीक है, क्या है ये, विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजातियां सरना धर्म का पालन करती हैं। इसमें क्या होता है, प्रकृति पूजा की अवधारणा का पर आधारित यह धर्म है। तो जो सरना धर्म है वो प्रकृति पूजा, ठीक है, प्रकृति पूजा करती है। तो इन लोगों का मांग है, उसमें कौन कौन सा राज्य जो है कि हाईलाइट पहल है, झारखंड, उड़ीसा, असम सहित 5 राज्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद 370 और 35A का हटना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त किए गए। 3 वर्ष पूर्व ये फैसला किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। आई होप सबको पूरे देश को बात पता है। और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को डोमिसाइल नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अगस्त 2019 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। किसके तहत, अगस्त 2019 का जो संविधान जम्मू कश्मीर आदेश 2019 था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रमुख प्रभाव क्या है, जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अब रणबीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर के लिए जो अलग दंड संहिता के स्थान पर IPC लागू होगा। जो IPC का रूप था रणबीर दंड संहिता, अब वो बदल गया है IPC में, आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर का कोई अलग ध्वज अब नहीं होगा। ठीक है ना, इसका तात्पर्य यह था कि जम्मू कश्मीर एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही जो आर्टिकल 35A है को अपने आप समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35A 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित करने और उन्हें रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि विशेषाधिकार देने के लिए पूर्ण
धीन शक्ति प्रदान की गई थी, जो कि अब खत्म हो गया। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था। जम्मू कश्मीर जिसमें कि विधानसभा उपस्थित रहेगी, और लद्दाख जो कि विधानसभा के बिना रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 142 क्या है, चर्चा में बना हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये आर्टिकल 142 है क्या, सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन प्रवर्तनीय होगा। तो ये जो आर्टिकल 142 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि कोई भी लंबित मामला हो या उसको ऐसा लगता है कि इस मामले में फैसला नहीं आ रहा है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत तो पावर के अधीन कोई भी फैसला दे सकता है, बिना अप्लाई किए, बिना किसी के अपील किए वो फैसला को दे सकते हैं आर्टिकल 142 के अंतर्गत। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 145(5) क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली जो पीठ है, बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीश के बहुमत द्वारा आपसी सहमति के निर्णय दिया गया हो। संविधान का अनुच्छेद 145(5) के अनुसार किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय का मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145(5) कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि इस खंड का कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीशों को अपना असहमति निर्णय देने से नहीं रोकता है। तो आर्टिकल 145(5) याद रखेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने, बहुत सिंपल और सीधा क्वेश्चन बने, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे कि किस पे किसका फैसला प्रभावी होगा। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे। ठीक है एवरीबॉडी, नेक्स्ट चैप्टर बचा है, बहुत ही जल्दी इसको खत्म करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, हो सकता है वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए ताकि बस नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए। इसके बाद एक और पार्ट हम देंगे। उस पार्ट में जो 1 साल का करंट अफेयर है, विजन का 365 को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ पेशेंस को बना के रखिए। एक पार्ट और देंगे जिसमें कि सारी मैटर खत्म हो जाएंगे, पूरा मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का। बस इस चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट होने दीजिए, बस पेशेंस बना के रखिए। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। ठीक है। सो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल गवर्नमेंट। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव पहला टॉपिक है, हम इसको देखेंगे। जस्ट वेट। सो राष्ट्रपति का चुनाव क्या है। देखिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा था। संविधान ने अनुच्छेद 62 क्लॉज 1 के तहत इस रिक्त को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया का कार्यकाल किया है, जो कि 5 वर्ष की समाप्ति के पहले पूरा किए जाने का प्रावधान है। तो जो चुनाव है राष्ट्रपति का, वह याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 62(1) आपको याद रखना है। आर्टिकल 62(1) के तहत ये होता है और 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है एकल निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है, इसका चुनाव होता है। इस निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन कौन, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों शामिल होते हैं। कौन, निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चंस यहाँ पे भी संघ लोक सेवा आयोग स्टेट पीसेस में आ चुका है कि जो लोकसभा और राज्यसभा होता है उसके कौन, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है, यहाँ पे किसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, जो मनोनीत होते हैं उनकी उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है,
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे भी निर्वाचित सदस्यों की बातें की जा रही हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें अग्रलिखित शामिल नहीं होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान जो होते हैं परिषदों के सदस्य। यानी यहाँ पर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सन शामिल होते हैं, लेकिन एमएलसी जो होते हैं, एमएलसी ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के पर्सन्स होते हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। यानी एमएलए जो होता है वह शामिल होता है और जो एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक। और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है। आगे चलते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का जो कोटा है वो हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल वैध मतों का 50% + 1 होता है। दल बदल रोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचन जो दल है के आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, आपको समझिए कि मैटर क्या है। जो दल बदल रोधी कानून है वह राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार जो निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्यकारी नहीं होते, यानी कि जो व्यक्ति मतलब किसी भी दल का हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे दल बदल में क्या होता है कि जिस पार्टी से आप टिकट लेकर चुनाव लड़े हो उस पार्टी की बातों को आपको मानना होता है। वो जहाँ पर कहीं आपको वोटिंग करना होता है उनके आदेश के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वहाँ पर ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता है। आप, ठीक है, निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति के आधार से चुनाव किसी भी दल को हो, चाहे वो आपकी पार्टी चाहती है उस राष्ट्रपति उम्मीदवार को या नहीं चाहती, अपने इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। ठीक है ना, वही बात कहा जा रहा है कि दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता है, अपनी इच्छा से चुनाव कर सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। तो ये आप याद रखना कि ये आर्टिकल 324 है। ठीक है, संसद सदस्य सांसद को वोट के मूल्य। राष्ट्रपति चुनाव के एक सांसद के वोट का मूल्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों हैं दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के पर आधारित होती है। 1997 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोट का मूल्य 708 निर्वाचित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के जो सांसद होते हैं, ठीक है, को वोट का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में 708 से घट करके 700 हो गया था। लेकिन अब जम्मू जो कश्मीर है वह विधानसभा के साथ उसका गठन किया गया है, के शासित राज्य उसको बनाया गया है, तो अब 708 रहेगा, पहले 700 था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कुछ संबंधित तथ्य हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद दिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। इसे संसद के एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा यानी जो राज्य है, राज्य को शामिल नहीं किया जाता है किसमें, उपराष्ट्रपति चुनाव में। आपको प्लीज़ ये बात याद रखना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सांसद जो मेंबर होते हैं वही यहाँ पर
प्रतिभागी होते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है ना, कि इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा। इसमें विधानसभा यानी राज्य को इसमें प्रतिभागी नहीं बनाया गया है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है। यानी जो ये एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व है ना, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में इस्तेमाल होता है। ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति पद चुने जाने के बाद। और ये राष्ट्रपति का पद कब इस्तेमाल करते हैं, कब होते हैं, जब तात्कालिक रूप से या राष्ट्रपति किसी भी कारणवश असमर्थ होते हैं अपने पद के लिए, तो ये कार्यभार संभालते हैं। लेकिन हाँ, वो भी 6 मंथ के लिए होता है। 6 मंथ के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है, अगर 6 मंथ में आगामी राष्ट्रपति चुनाव नहीं आ रहा हो। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदभार पर कब होते हैं। ठीक है, या उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, और 6 मंथ के अंदर चुनाव कराना होता है राष्ट्रपति का। और 6 मंथ का चुनाव तब अप्लाई होता है जब आगामी चुनाव में 6 मंथ की देरी नहीं हो। अगर 6 मंथ में अगला चुनाव हो रहा है तो फिर चुनाव नहीं कराते हैं किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद, जो कि बताया गया है कि कौन किसके बाद हो सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति के बाद नहीं होते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रावधान है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमता, जो क्षमादान शक्ति यानी पॉडिंग जो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको याद रखना है। स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान का जो अनुच्छेद 155 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है, यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि मतभेद होने पर राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बीच तुलना किया गया है। यहाँ राज्यपाल, ये राष्ट्रपति हैं, देख लेते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान करने का अधिकार देता है, और राज्यपाल के मामले में आर्टिकल 161। ये आप याद रखना कि जो पॉडिंग पावर है ये आर्टिकल 161 राज्यपाल के लिए है और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72 आप याद रखेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल, ठीक है ना। लेकिन यह निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से अलग होता है। कौन कौन सा मामला? राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं करता है। तो हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है। ठीक है, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे है क्या कि मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड को, सजा को मामले में भी यह निर्णय देता है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित अधिकार शामिल है, जैसे क्षमा, पॉर्डन क्या है? इस सजा और दोषित दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तथा अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, कम्यूटेशंस क्या है? लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। परिहार का उपयोग करके, रेमिशंस का, सजा की प्रकृति को बदल दिए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। ठीक है, विराम का क्या है? विशेष परिस्थितियों की वजह से जो मूल सजा है, मूल सजा के जो बदले कम सजा दी जाती है। प्रतिविलंबन क्या है? किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड की अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के पास कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, प्रविलंबन, विराम या परिहार या निलंबन, परिहार लघुकरण करने की शक्ति होती है। यानी सिर्फ 2 मामलों में राज्यपाल को पावर नहीं है, किसमें? मृत्युदंड में और सैन्य न्यायालय में। ये जो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया सजा है उसमें
राज्यपाल को पावर नहीं दिया गया है और मृत्युदंड में राज्यपाल को पावर नहीं दिया गया है। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, इसलिए चर्चा में आया हुआ है। तो देख लेते हैं पूरा। लोकपाल और लोकायुक्त पद की जो पद की पृष्ठभूमि है क्या है। लोकपाल लोकायुक्त पद की जो रचना है वो LM सिंघवी, ये याद रखेंगे। ठीक है, LM सिंघवी ने इस शब्द को पहली बार 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया था। 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। यह संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। ये वर्ड आप याद रखना कि जो संघ के लिए होता है वह लोकपाल होता है। ठीक है, जो लोकपाल होता है वह संघ के लिए होता है। ठीक है, ठीक है ना। संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त, ये होता है राज्यों के लिए। तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। वहां पर करेक्शंस के लिए भी दे सकता है, तो करेक्शंस का आप पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उसके जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच करना होता है। लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष होता है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र, 1999 में केरल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा राज्य में सबसे पहले ये बॉडी स्थापित हुई थी, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र ने लोकायुक्त संस्था को 1971 में ही कर लिया था। उसके बाद 1999 में केरल ने। ठीक है। इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है। यह भारत में और भारत के बाहर भी लोक सेवकों पर लागू होता है। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त 2013 विशेषताएं विवरण क्या है। संरचना। लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य शामिल होंगे। इसमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में से होंगे। ठीक है। कार्य क्या है। अध्यक्ष और सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष, ये आप याद रखना, 5 वर्ष या 70 वर्ष, उनकी जो एज है 70 वर्ष लास्ट है और जो कार्यकाल है उनका अधिकतम 5 वर्ष का है, कि आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। चयन समिति। अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी आ सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं चयन समिति के अनुशंसा पे। चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, प्रतिष्ठित न्यायविद, समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है इस व्यक्ति को, जो कि प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। ठीक है, शामिल होते हैं। 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों को सूची तैयार करने होती है जो लोकपाल के अध्यक्ष के सदस्य बनने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है। संपत्ति की जब्ती। भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। ठीक है। पूछताछ व जांच के लिए सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का जो समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सीबीआई के समक्ष शक्तियां। लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच किए गए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश दिए जाने की शक्ति है। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। ये लाइन आपको याद रखना है कि जो इसके अधिकारी होते हैं इनका स्थानांतरण किसी भी वक्त किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। जो अधिकारी, ठीक है, जो अधिकारी लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहा हो उसके लिए लोकपाल से मंजूरी लेना आवश्यक है। लोकायुक्त।
इसके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं जो कि धार्मिक संस्थाओं के सहित, ऐसा नहीं कि इसमें अपवाद है, धार्मिक संस्थाओं के सहित तक होते हैं। लोक इसके पद से हटाना, लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में कम से कम 100 सदस्यों यानी 100 मेंबरों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठती है। जांच में अगर सही पाया जाता है कि भाई हटाना चाहिए तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है अर्थात निरस्त कर दिया जाता है इस पहल को। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत होता है। कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समकक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है, इसलिए चर्चा बना हुआ है। राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया। तो ये आर्टिकल अब याद रखेंगे। 98 क्या है? राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत किया गया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं संसदीय समितियों के बारे में। जो संसदीय समितियों का अर्थ होता है संसद के सदस्यों में बनी एक ऐसी समिति जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो इसके निर्देशन में कार्य करती है। समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है, ये बात याद रखना। वहाँ क्वेश्चन आ जाता है ना कि जो ये पहल है, ये जो प्रावधान, ये जो अधिकार है, कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय समिति की जो उत्पत्ति है वो ब्रिटिश संसद से है, ब्रिटिश संसद से इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य, राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना, संसदीय समितियों को सेवा या अन्य सहायता प्रदान करना, राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड प्रकाशित करना। ठीक है। संसदीय समिति को सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो ये याद रखना है कि संसदीय समिति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसदीय समितियों को अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105, 118 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित तथा अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए का अधिकार देता है। ठीक है। संसदीय स्थायी समिति के जो उद्देश्य होते हैं, वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना, गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से विस्तृत जॉब सुनिश्चित करना और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना, प्रारंभिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना। ठीक है ना। संसदीय समितियां की अगर बात करें तो एक होता है स्थायी समिति, एक होता है अस्थायी यानी तदर्थ समिति। जो स्थायी समिति होती है इसकी जो प्रकृति होती है स्थायी रूप की होती है, इसका जो गठन है समय समय पर किया जाता है और नियमित आधार पर कार्य करती है। जो तदर्थ यानी अस्थायी समिति होती है इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। ये समितियां सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। स्थायी समितियों की अगर बात करें तो वित्तीय समितियां, समीक्षा करने वाली और नियंत्रण करने वाली समितियां, सदन में दैनंदिन कार्यों में संबंधित समितियां। ठीक है। हाउस कीपिंग समितियां अथवा सेवा समितियां, जांच पड़ताल करने वाली समितियां, मंत्रालय विभागों से संबंधित विभागीय समितियां। ठीक है, जो कि स्थायी नेचर की होती हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी क्या है? जो कैग ने असम में एनआरसी अपडेटेशंस परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं को अनुपालन ऑडिट का रिपोर्ट जारी
किया है। इसमें असम एनआरसी का अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया है। ठीक है, एनआरसी क्या है? सो एनआरसी उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत में वैध नागरिक हैं। यह तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश से प्रवासियों की पहचान करता है। वर्तमान में असम एनआरसी तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको याद रखना कि यह राज्य कौन सा है, तो यह असम राज्य है। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए, बस वीडियो समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये असम राज्य है। एनआरसी को नागरिक अधिनियम 1955 यानी 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया है। नागरिक अधिनियम की धारा 6A इसके तहत 1 जनवरी 1966 1966 के पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों को समान सभी नागरिक और दायित्व होंगे। ठीक है, एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, असम एनआरसी में केवल उन्हीं लोगों या उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया है जिनके नाम 24 मार्च 1971 1971 तक की किसी मतदान सूची में या 1951 के एनआरसी में मौजूद है। ठीक है, असम एनआरसी की उत्पत्ति 1985 में असम समझौते से मानी जाती है। ठीक है, नागरिक मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए हैं जो तब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन अब वे अवयस्क होने पर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 के तहत कोई व्यक्ति जो अपनी नागरिकता का त्याग करता है उसके प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कोई भी बालक वयस्क होने पर 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा कर सकता है कि वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, 1955 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की जांच तरीकों को निर्धारित करता है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण या किसी राज्य क्षेत्र का समावेशंश। नागरिकता अधिनियम 1986, 1992, 2005, 2019 में संशोधन किए गए हैं। भारतीय नागरिकता का त्याग वयस्क, आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के कुछ अन्य तरीके हैं। धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर। डेलीगेट्स लेजिस्लेटिव ये क्या है, आप इसको प्लीज़ एक बार देख लेना। ठीक है, मुझे एग्जाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। ठीक है, सो पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल्स एरियाज एक्ट 1996 सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1966 पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। पेशा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ क्या होती हैं? सो भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि को पुनः कब्जा दिलाने का शक्ति है। विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वाही और गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति। शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने ग्रामीणों बाजारों के प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित की शक्ति। लघु जल निकायों के
प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति, सामाजिक क्षेत्र के कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित योजनाओं एवं कार्मिक पर नियंत्रण की शक्ति। ये है पेशा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ। ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य, पेशा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेशा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इसके पहले पेशा अधिनियम को लागू करने वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। सो क्वेश्चन स्टेट पीटीएस का यहाँ से भी, ठीक है, जो स्टेट पीसीएस है क्वेश्चंस यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आप याद रखना कि जो पेशा अधिनियम है, ठीक है, क्लियर, लागू करने के राज्यों की जो श्रेणी आपको याद रखेंगे। पेशा अधिनियम 1996 के बारे में क्या है यह 1996 पेशा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दिलीप सिंह भुरिया। देखिए एवरीबडी, यहाँ पर चीज़ें मेंशन है तब भी मैं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसलिए नाम लिख रहा हूँ ताकि आप भी इसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है। इसका उद्देश्य जनजाति, जस्ट वेट, इसका जो उद्देश्य है जनजाति सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। ठीक है। जो पेशा अधिनियम 1996 है ना, मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि जो जनजाति व्यक्ति हैं उनका सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट उसके अंदर पैदा किया जाए, उन्हें मुख्य धारा के लेन में लाया जाए। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नोडल मंत्रालय है। ठीक है। तो आप याद रखना कि पंचायती मंत्रालय पेशा अधिनियम का देखरेख करने का नोडल मंत्रालय है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। ठीक है। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको माइंड रखना कि जो पेशा अधिनियम है संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। यह अधिनियम संविधान के जो, क्लियर, सो ये जो अधिनियम है ना, संविधान के भाग 10, जस्ट वेट, संविधान का भाग 10 के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। जो भाग 10 है पंचायतों से संबंधित है। ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो भाग 10 है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो भाग जो 10 है वह पंचायतों से जुड़ा हुआ है। याद रखना कि भाग 10 और अनुसूची 10 में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है ना, अनुसूची जो 10 है वह दल बदल से जुड़ा हुआ है और जो भाग 10 वो पंचायतों से संबंधित है। इसके संबंध में अनुच्छेद 244(1) को कुछ संशोधन एवं अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ भी पढ़ा जाना चाहिए। यह 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना है। पेशा अधिनियम 1966 की अन्य विशेषताएं क्या है? प्रथागत कानून के अनुरूप पंचायतों से संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए जाने वाले कानून जनजाति समुदायों के प्रथागत कानून उनकी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक प्रथाओं के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे। ग्राम सभा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिसके नाम ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए मतदान सूची में शामिल होंगे। ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व, ग्राम सभा के पास गांव के विकास संबंधी सभी कार्यों की मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग या प्रमाण पत्र जारी करने आदि के उत्तरदायित्व तो होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचानों, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाह समाधान के पारंपरिक तरीके की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आरक्षण का क्या बात है यहाँ पे? प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित न्यूनतम 50% होंगी। साथ ही पंचायत के सभी स्तरों पर
अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, बस लास्ट कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको बहुत जल्दी देखते हैं। लाभ का पद, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस क्या है? ठीक है, सो संविधान के अनुच्छेद 102 आर्टिकल 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत क्रमशः सांसद और विधायक या विधान परिषद के सदस्य के केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर धारण करने को रोका गया है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है जिन्हें संसद ने कानून द्वारा अलाभकारी पद घोषित किया है। लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का पद राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप निर्णय लेना होता है। ठीक है, एमपी लैंड ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है, बहुत ही चर्चित न्यूज बना रहता है, इसको देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड के नियमों में संशोधन किया है। वो क्या किया है कि जो एमपी लैंड के निधि जमा होते हैं, जो उसका ब्याज होता है, वो भारत की संचित निधि में अब जमा होगा। ठीक है, इसके पहले इस निधि का जो अर्जित ब्याज होता था, ठीक है, वो एमपी लैंड खाते में ही जमा किया जाता था। इसका जो उपयोग है विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य निधियों का समय पर आवंटन, कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। एमपी लैंड 1993 में शुरू किया गया था। यह सांसदों को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों को संपन्न कराने का सिफारिश का अधिकार देता है। इसके तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों का फंड दिया जाता है। इस अकाउंट में प्रत्येक वर्ष सांसद को निम्नलिखित अनुपात में इस निधि से कार्य करने की सिफारिश करनी होती है। जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, कि आबादी वाले क्षेत्रों में एमपी लैंड का जो धनराशि जाता है उसका 15% खर्चा करना होता है, काम करना होता है। और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, इनकी आबादी वाले क्षेत्रों में एमपी लैंड का जो निधि होता है, जो पैसा होता है, उसका 7.5% खर्च करना होता है ऐसे क्षेत्रों में। तो ये आपको ये आंकड़ा याद रखना है कि एससी में 15%, ठीक है, और एसटी में 7.5%। एमपी लैंड के अंतर्गत जो निधियां व्यवगत नहीं होती हैं, अर्थात इसका उपयोग नहीं होने पर यह निधि वैसे ही रहती है। जिला स्तर पर इस योजना के तहत कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकरण जिम्मेदार होता है। जिला प्राधिकरण को प्रति वर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने की निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। सो एमपी लैंड इंपॉर्टेंट था, हमने इसको देख लिया। आगे चलते हैं, ई विधान क्या है। सो जो ई विधान एप्लीकेशंस है, प्रणाली को नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। सो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है। ई विधान के रूप में, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय ई विधान जो एप्लीकेशन है शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय, आप इसको याद रखना कि इसको देखने के लिए इसका नोडल मंत्रालय है। स्टेट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? सो सभी विधायकों को एक मंच पर लाना ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। यह विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन कामकाज के कागज के उपयोग को समाप्त करने के लिए मददगार होगा, ठीक है। जिलों का निर्माण और उसका उत्साधन, ये जिला का निर्माण करना, नाम बदलना, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या है इसका, पहले इसको देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल 7 नए जिले बनाए हैं। जिलों का निर्माण विघटन कैसे किया जाता है, इस संबंध में संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। राज्य सरकार विधानसभाओं में एक कानून पारित कर केवल एक आदेश जारी कर नए जिलों का निर्माण विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र से अधिसूचित किया जाता है। इस मामले में
केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य के दर्जे को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह बिहार में हो चुका था कि समाप्त किया जा चुका था। देखिए, अब पूर्व विधायक का दर्जा अगर आप समाप्त कर देते हैं तो उसको जो भत्ता मिलता है, जो पेंशन मिलता है, वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो उसी पे रोक लगाने की बात कही गई है। 2014 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों के अयोग्य घोषित कर दिया था, बल्कि उनके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार उन्हें पेंशन और अन्य लाभ से वंचित कर दिया गया था। कि हो तो होलो हन बनाम जनही चिन्हू और अन्य 1992 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। देखिए, 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि दल बदल कानून का जो निर्णय होगा, वह जो निर्णय होगा अगर लोकसभा में किया जा रहा है तो लोकसभा स्पीकर, विधानसभा में किया जा रहा है तो जो विधानसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन यहाँ पर बातें ये भी कहा गया है किस मैटर को लेकर कि हो तो होलो बनाम जछि चिन्हू और अन्य 1900 वाद में कहा गया कि अगर चैलेंजेबल है तो उसको चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा उस निर्णय के तहत की जा सकती है। तो इस अपवाद को भी आप याद रखेंगे। तो कि हो तो होलो बनाम चिन्हू वाला मैटर आप याद रखेंगे, ठीक है। ये राजभाषा प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। बस वीडियो को हम लास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और पूर्वोत्तर परिषद की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है, में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इसको हम देख लेते हैं कि क्षेत्रीय जो परिषदें हैं कौन कौन सा। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। भाई जो जिस राज्य का होगा ना, थोड़ा सा अपना ये भी याद रखना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट पीसीएस के लिए हो जाता है ये क्वेश्चन, या जो भी स्टेट का वनडे एग्जाम होता है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ ले कि किस क्षेत्रीय परिषद में आपका राज्य है या पड़ोसी राज्य का नाम आ गया है ना, तो यह भी याद रखना है। मध्य प्रदेश हम देख लिया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव वह दादर नगर हवेली है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद जो जोनल काउंसिल है इसका जो स्थापना हुआ था यह 1956 में हुआ था। ये पे याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री उस जोन के जो शामिल शासित केंद्र शासित प्रदेशों के 2 सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है? निम्नलिखित के संबंध में चर्चा करना, सिफारिश करना, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला होता है तो यहाँ बात होती है। सीमा विवाद की बातें सुलझाई जाती हैं। भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कोई मामला होता है। अंतर्राज्यीय याद है, आप याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, अंतर्राज्यीय है। राज्य से राज्य की अगर बातें की जा रही है परिवहन संबंधित, तो यहाँ पे यह मुद्दा डील किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उत्पन्न होने वाली कोई मामला को यहाँ पे डील किया जाता है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको वीडियो एग्जाम के रिलेवेंट लगता है और एनालिसिस आपको बेहतर लगता है तो प्लीज़ जुड़िए, लाइक करिए और अपडेट को पाते रहिए। एक इसका पार्ट और देंगे, पार्ट 3 के नाम से, जो कि कंप्लीट पॉलिटी का एनालिसिस होगा PT 365 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।